दोस्तों, आज की रात बहुत ही नरम और शांत है। जैसे बरेली की ठंडी हवा अपने साथ हल्का सा सुकून लेकर आई हो। इस कहानी में कोई शोर नहीं, बस धीमी सांसों की गर्माहट है और वह एहसास जो रात को और भी गहरा बना देता है। और कहानी शुरू करने से पहले आप बस इतना बता दीजिए कि आप कौन से शहर से देख रहे हैं। आपकी बात पढ़कर हमेशा अच्छा लगता है। अब आप आराम से लेट जाइए, धीरे धीरे सांस लीजिए और इस कहानी को अपने पास आने दीजिए। बरेली की ठंडी रात हमेशा से अलग होती है। इस शहर की सर्दी में एक अजीब सी चुभन होती है, जैसे हवा खुद किसी पुरानी कहानी को ढोकर ले जा रही हो। उसी ठंडी हवा में कोहरे की मोटी परत के बीच विवान कई महीनों बाद स्टेशन से बाहर निकला था। स्टेशन की सीढ़ियों पर भीड़ तो थी, लेकिन माहौल शांत था। लोग अपने अपने घरों की ओर जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहे थे। छोटे दुकानदार अलाव के पास बैठकर हाथ सेंक रहे थे। स्टेशन के बाहर चाय की भट्टी धुआं उगल रही थी और चाय वाला अपने कपों को गर्म करने में लगा था। ऐसे माहौल में विवान ने पहली बार शहर को इतनी गहराई से देखा, जैसे यह बरेली उसके लौटने का इंतजार कर रहा हो। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। उसने जैकेट की जिप ऊपर कर ली, गले के पास मफलर को कस लिया और पैदल ही घर की ओर बढ़ चला। ऑटो मिल सकता था, लेकिन वह चलते हुए अपने शहर को महसूस करना चाहता था। लंबे समय बाद आया था और इस शहर में उसकी बहुत सी यादें बिखरी पड़ी थीं। हर मोड़ पर, हर गली में। बरेली के रास्तों पर कोहरा इतना घना था कि सड़क की लाइटें भी धुंधली दिखाई दे रही थीं। गली में जाते ही वह देखकर चौंका कि ज्यादातर दुकानें बंद थीं, कुछ के शटर आधे खुले थे और हवा में ठंड के साथ लकड़ी जलने की हल्की सी गंध खुली थी। दूर कहीं एक कुत्ता भौंक रहा था, शायद ठंड से परेशान या किसी आवाज पर चौकन्ना। विवान के कदम खुद ब खुद उसके पुराने घर की ओर बढ़ रहे थे। उसी रास्ते से वह रोज स्कूल जाता था। वह छोटा पान का खोखा, जहां कभी उसके पिता उसे सुबह की मिठाई खरीद कर देते थे, आज भी वहीं था, बस पुराना और शांत। उस खोखे के पास से गुजरते हुए उसने महसूस किया कि बचपन कितना जल्दी बीत जाता है। कुछ चीजें वही रहती हैं, बस उन्हें देखने वाली आंखें बदल जाती हैं। गली के मोड़ पर आते ही विवान ने अपना घर देखा। छोटा सा, 2 मंजिला, हल्की पीली दीवारें और मुख्य दरवाजे पर टिमटिमाती बल्ब की रोशनी। वही पुरानी चारपाई बरामदे में रखी थी, जिस पर देवेंद्र अक्सर शाम को बैठकर अखबार पढ़ते थे। बरामदे में हवा और कोहरे का असर साफ दिख रहा था। कंबल फड़फड़ा रहा था और दीवारों से सर्दी की महक आ रही थी। बरामदे में बैठे देवेंद्र दूर से ही दिखाई दे गए। उन्होंने वही पुरानी ऊनी कंबल ओढ़ रखी थी, जो कई सर्दियों का भार झेल चुकी थी। उनके हाथ कंबल के अंदर थे, लेकिन कभी कभी उंगलियां बाहर निकलकर ठंड से कांपने लगती। उनके चेहरे पर वही पुराना सख्त शांत भाव था, जैसे हर परेशानी को चुपचाप सहने की आदत बन चुकी हो। विवान दरवाजे के पास रुका। बरामदे की ढलती रोशनी में वह अपने पिता को देख रहा था। देवेंद्रा ने भी उसे देखा, लेकिन दोनों के बीच अचानक कोई हलचल नहीं हुई। दोनों चाहकर भी कुछ नहीं बोले। शायद सालों की दूरी ने शब्दों को और भारी बना दिया था। घर के भीतर हल्की सी खट्टर पटर हुई। लगता था जैसे कोई रसोई में कुछ रख रहा हो। अगले ही पल सावित्री बाहर आई। उनके चेहरे पर विवान को देखकर वही पुराना सुकून उतर आया। उन्होंने चूल्हे से गर्म चाय स्टील के गिलास में डालकर लाई। चाय की भाप ठंड में साफ दिखाई दे रही थी। सावित्री ने ग्लास विवान की ओर बढ़ाया। यह इशारा किसी शब्द से ज्यादा बड़ा था। घर में कदम रखते ही विवान ने पहली बार महसूस किया कि पुराने घर की महक कितनी बदल चुकी थी।
पहले जिस घर में बच्चों की आवाजें, टीवी का शोर, माँ की हंसी, पिता की डांट, सब कुछ गूंजता था, अब वहां सिर्फ एक हल्की चुप्पी थी। दीवारों पर लगे कैलेंडर के पन्ने धीरे झूल रहे थे। कोने में रखी लालटेन का कांच थोड़ा धुंधला हो चुका था। विवान ने अपना बैग एक कोने में रखा और चारों ओर देखा। बचपन का कमरा जिसमें वह सोता था, दरवाजे के पास लगी पुरानी अलमारी और वह टेबल जिस पर वह होमवर्क किया करता था, सब कुछ वैसा ही था। फर्क सिर्फ इतना था कि कमरे में अब धूल की एक परत थी, जैसे समय ने उसे ढक लिया हो। सविता रसोई में जाकर कुछ गर्म करने लगी। उनके चलने की आवाज कुछ ही पलों में रसोई की खनक में बदल गई। उन्होंने दूर से ही कहा था कि रात का खाना भी थोड़ा गर्म कर देती हैं, लेकिन यह बात उन्होंने आवाज में नहीं, अपने हाव भाव में कही थी। विवान ने महसूस किया कि माँ शब्दों से ज्यादा आंखों और इशारों से बातें करती हैं। उधर देवेंद्रा ने चारपाई पर बैठकर हल्की सी खांसी ली। यह खांसी नई नहीं थी, लेकिन ठंड में यह ज्यादा चुभती थी। देवेंद्रा ने खुद को संभालने की कोशिश की, जैसे यह कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन विवान यह देखकर सोच में पड़ गया कि पिता पहले ऐसे नहीं खांसते थे। पहले उनकी आवाज में जोर था, चाल में तेजी थी, कदमों में दम था। आज इन सब पर सर्दी और समय दोनों का असर साफ दिखाई दे रहा था। विवान ने बरामदे की दीवार के पास लगी ईंट पर बैठकर अपने हाथों को रगड़कर गर्म किया। सर्द हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। उसकी सांसों से धुआं जैसा भाप निकल रहा था। वह अपने पिता को दूर से देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इतने महीनों में क्या खो गया, क्या बदल गया। रात बढ़ती जा रही थी। ठंड और तेज महसूस होने लगी। दूर कहीं से ट्रेन की सीटी सुनाई दी, जो बरेली की रात में एक स्थायी आवाज की तरह लगती है, जैसे रात कुछ कहने आई हो और ट्रेन उसकी कहानी को लेकर कहीं दूर जा रही हो। विवान ने महसूस किया कि उसे घर आए हुए बस कुछ ही मिनट हुए थे, लेकिन उसके दिल में पुरानी यादों का सैलाब उमड़ रहा था। ऐसा था मानो शहर उसे अपने पुराने रूप में वापस खींच रहा हो और साथ ही यह भी दिखा रहा हो कि कुछ चीजें अब कभी पहले जैसी नहीं होंगी। बरामदे की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। देवेंद्रा की आंखें भी थोड़ा थकी हुई लग रही थीं। सावित्री ने खाना टेबल पर रख दिया था। उन्होंने विवान की ओर देखा। वह चाहती थीं कि वह खाना खा ले, लेकिन कह नहीं रही थीं। विवान ने भी उनकी ओर देखा। दोनों के बीच बस एक छोटी सी मुस्कान थी। इस छोटे से घर में बरेली की ठंडी हवा और परिवार की अनकही भावनाओं ने मिलकर एक अलग ही माहौल बना दिया था। सर्दी बाहर भी थी और शायद थोड़ी सी उनके रिश्तों के बीच भी। विवान को यह महसूस होते देर नहीं लगी कि आज की रात कुछ अलग होने वाली है। ऐसी रातें अक्सर बदलाव लेकर आती हैं, धीरे धीरे, चुपचाप, और उसी बदलाव की हल्की शुरुआत शायद अभी हुई थी। बरेली की उस सर्द रात में घर बिल्कुल शांत था। बाहर कोहरा और भी गहरा हो चुका था। सड़क पर दूर दूर तक कोई चलता हुआ नहीं दिख रहा था। लग रहा था जैसे पूरा शहर बस नींद और सर्द हवा के बीच कहीं अटका पड़ा हो। विवान घर में अंदर आया तो उसे वही पुरानी महक महसूस हुई। हल्की सी नमी, लकड़ी और पुराने कमरों की महक। घर की दीवारें जैसे उसे सालों पुरानी कहानियां सुना रही थीं। सावित्री रसोई में कुछ गर्म करने में लगी थी। देवेंद्रा बरामदे में ही बैठे थे। ठंडी हवा उनके चेहरे को छूकर जा रही थी, लेकिन वह जैसे इसकी आदत के हो चुके थे। विवान अपने कमरे की ओर बढ़ा और दरवाजा हल्का सा धकेल कर अंदर दाखिल हुआ। अंदर का कमरा बिल्कुल वैसा था जैसा उसने सालों पहले छोड़ा था। पुरानी मेज पर किताबों की कुछ धूल जमी पड़ी थी। लकड़ी की कुर्सी थोड़ी ढीली थी। बिस्तर के ऊपर वही पुरानी रजाई रखी थी जो उसकी माँ हर साल सर्दियों में निकालती थी।
विवान ने रजाई पर हाथ रखा। रजाई ठंडी थी, पर उसमें एक अलग तरह की गर्माहट का एहसास था, जैसे बचपन की कोई याद उसकी उंगलियों से टकरा गई हो। वह कमरे में घूमते हुए अलमारी के पास गया। अलमारी का ताला खोलते ही एक हल्की सी चरमराहट हुई। अंदर बहुत सी चीजें वैसे ही पड़ी थीं जैसी उसने छोड़ी थीं। एक पुराना स्कूल बैग, कुछ कॉपी किताबें, एक टूटी हुई पेंसिल, चौथी कक्षा की एक तस्वीर जिसमें वह और देवेंद्र स्कूल के फंक्शन में खड़े दिखाई दे रहे थे। विवान ने वह तस्वीर निकाली। उसमें देवेंद्र उसे अपनी बाहों में उठाए हुए थे। दोनों मुस्कुरा रहे थे। तस्वीर पुरानी थी, रंग थोड़े उड़े हुए थे, लेकिन उसमें मौजूद भाव साफ नजर आ रहे थे। विवान ने तस्वीर को देखा और एक पल को अजीब सी चुभन महसूस की, जैसे तस्वीर उसे बता रही हो कि समय कितना बदल गया है। वह तस्वीर हाथ में लिए बाहर आया। देवेंद्र अब बरामदे में खड़े होकर आकाश की ओर देख रहे थे। ऐसा लगता था मानो वह कुछ सोच रहे हों, लेकिन किसी को बता नहीं रहे हों। सावित्री रसोई से बाहर आईं और बोलीं कि खाना तैयार है। आवाज हल्की थी, लेकिन ठंडी रात में साफ सुनाई दे रही थी। विवान ने भी सुनकर सिर हिलाया और खाने की मेज की ओर गया। मेज पर गरम रोटियां, सब्जी और दाल रखी थी। सावित्री ने रोटियों की टोकरी ढककर रखी थी, ताकि ठंड में वे सख्त न हो जाएं। देवेंद्र भी धीरे धीरे अंदर आकर मेज के पास बैठ गए। विवान ने देखा कि देवेंद्र खाने में ज्यादा बात नहीं कर रहे थे। वे चुपचाप खाते रहे। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने इसे छुपाने की कोशिश की। सावित्री बीच बीच में उनकी प्लेट के पास गर्म रोटी रखती जा रही थी। विवान यह सब देख रहा था और सोच रहा था कि उसके घर में बातें कितनी कम हो चुकी हैं। पहले खाना खाते समय हंसी होती थी, मजाक होते थे, लेकिन आज हर तरफ केवल चुप्पी थी। विवान धीरे धीरे खा रहा था, पर उसका मन खाने में नहीं था। उसे लगा जैसे इस चुप्पी में बहुत सारी बातें दबी हुई थीं। देवेंद्र की आंखों में थकावट साफ थी, लेकिन वह इसे किसी तरह छुपाते रहे। सावित्री दोनों को देखकर समझ रही थी कि दोनों के बीच की दूरी अभी भी वैसी ही है जिसे पाटने में वक्त लगेगा। खाना खत्म करने के बाद सावित्री बर्तन समेटने में लग गई। देवेंद्र वापस बरामदे में जाकर चौकी पर बैठ गए। विवान उनकी तरफ गया, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। बस कुछ पल खड़ा रहा। देवेंद्र ने हल्का सा सिर हिलाया, जैसे वह उसे बता रहे हों कि वह ठीक है। लेकिन विवान समझ रहा था कि सब ठीक नहीं है। रात और गहरी हो चुकी थी। कोहरा घर के बरामदे तक आ गया था। तापमान गिर रहा था। विवान ने अपने हाथ रगड़कर गर्म किए और एक गहरी सांस ली। यह ठंड उसके लिए नई नहीं थी, लेकिन आज की रात में एक और तरह की ठंड थी, दिल की ठंड। जैसे घर की दीवारें भी उसे सालों की दूरी का एहसास करा रही हों। वह फिर से अपने कमरे में गया और अलमारी से मिली तस्वीर को मेज पर रख दिया। उसने कमरे की खिड़की खोली। बाहर की हवा एकदम ठंडी थी। दूर कहीं से एक ट्रेन की सीटी की आवाज आई। वह आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन रात की खामोशी में साफ सुनाई दे रही थी। हवा में बरेली की सर्दी का असर बिल्कुल साफ था। विवान खिड़की पर खड़ा होकर बाहर देखने लगा। वहां कुछ नहीं था, न लोग, न आवाजें, व कोहरा और ठंडी हवा। ऐसा लग रहा था जैसे रात खुद सोचने पर मजबूर कर रही हो। उसी ठंडे माहौल में उसे अपने पिता का खांसना सुनाई दिया। खांसी पहले हल्की थी, लेकिन अचानक थोड़ी तेज हुई। सावित्री तुरंत रसोई से गुनगुना पानी लेकर आई और देवेंद्र को दिया। देवेंद्र ने पानी लिया और धीरे धीरे पीने लगे। विवान दरवाजे पर खड़ा होकर यह सब देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने पिता के पास जाकर उनकी मदद करे या चुपचाप खड़ा रहे। यह वही आदमी था जिसने उसे जीवन में बहुत कुछ सिखाया था,
सख्ती से, लेकिन प्यार से। आज वह आदमी उम्र और बीमारी से लड़ रहा था और विवान बस दूर से देख रहा था। रात धीरे धीरे और शांत हो रही थी। घर में सिर्फ घड़ी की टिक-टिक और बाहर बहने वाली हवा की आवाज थी। सावित्री ने कमरे में आकर सभी कंबल ठीक किए। वह विवान को देखकर मुस्कुराई, जैसे कह रही हों कि सब ठीक हो जाएगा। विवान ने भी हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन अंदर से वह असहज था। उसे महसूस हो रहा था कि वह अपने पिता की जिंदगी से बहुत दूर हो चुका है। उसने अपने कमरे में जाकर रजाई ओढ़ ली, लेकिन नींद उसे नहीं आ रही थी। उसकी आंखें छत पर अटकी थीं। उसके मन में बचपन की कई बातें तैर रही थीं। उसे वह दिन याद आया जब देवेंद्रा उसे सुबह-सुबह सर्द हवा में स्कूल छोड़ने जाते थे। वह साइकिल के पीछे बैठता था और देवेंद्रा सामने से हवा काटते हुए चलते थे। देवेंद्रा हमेशा ठंडी हवा अपने ऊपर लेते ताकि विवान को कम ठंड लगे। विवान उस समय छोटा था, उसे यह समझ नहीं आता था। लेकिन आज, बड़े होने के बाद, उसे अचानक सब समझ आने लगा। वह सोचने लगा कि समय कैसे आगे निकल जाता है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं और माता-पिता का संसार छोटा होता जाता है। देवेंद्रा हमेशा विवान की जिम्मेदारियों, उसके काम को समझते रहे, लेकिन शायद विवान ने कभी देवेंद्रा के अकेलेपन को नहीं समझा। रात के 1 बजे विवान अचानक उठकर बरामदे में आया। देवेंद्रा सो नहीं रहे थे। वे चारपाई पर लेटे थे, लेकिन आंखें खुली थीं। लगता था जैसे उन्हें भी नींद नहीं आ रही थी। सावित्री अंदर कमरे में सो रही थी। विवान ने दरवाजे का सहारा लेकर खड़े-खड़े अपने पिता को देखा। पिता भी उसे देख रहे थे। दोनों कुछ कहना चाहते थे, लेकिन कह नहीं पाए। बीच में सिर्फ सर्द हवा थी, जो दोनों के बीच की खामोशी को और भारी बना रही थी। विवान वापस अपने कमरे में गया और रजाई में लेटा, लेकिन नींद फिर भी नहीं आई। उसका मन खुद से सवाल कर रहा था, क्या वह एक अच्छा बेटा रहा है? क्या वह अपने पिता की जिम्मेदारियों का आधा भी समझ पाया है? क्या इतनी दूरी सही थी? ये सवाल उसे और बेचैन कर रहे थे। रात जितनी लंबी हो रही थी, विवान के मन की बेचैनी भी उतनी ही बढ़ रही थी। वह समझ रहा था कि इस घर में सिर्फ सर्दी नहीं फैली है, यहाँ कुछ अनकही बातें, कुछ टूटे हुए रिश्ते भी पड़े हैं। उस अनकही ठंड में ही रात आगे बढ़ रही थी और विवान को यह एहसास हो रहा था कि यह रात शायद उसके लिए किसी बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकती है। बरेली की वो रात धीरे धीरे और ठंडी होती जा रही थी। हवा अब पहले से भी ठंडी थी, जैसे किसी ने पूरी रात को बर्फ से भर दिया हो। विवान अपने कमरे में रजाई में लेटा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। घर की चुप्पी उसके मन पर और भारी पड़ रही थी। कभी घड़ी की टिक टिक सुनाई देती, कभी बाहर से आती हवा की सरसराहट। बाकी सब बिल्कुल शांत था। कमरे की खिड़की के बाहर कोहरा और भी गहरा हो चुका था। दूर वाले स्ट्रीट लाइट की रोशनी भी कोहरे में खो गई थी। विवान खिड़की से बाहर देखता रहा, लेकिन धुंध में उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे लग रहा था जैसे यह रात सिर्फ सर्द नहीं, किसी बड़े बदलाव की शुरुआत भी हो सकती है। कुछ देर बाद उसने बाहर से कदमों की हल्की आवाजें सुनी। शायद देवेंद्रा उठकर पानी पीने गए थे। उनके कदम धीमे और थके हुए लग रहे थे। विवान को महसूस हुआ कि उसके पिता कितने चुपचाप सब कुछ सहते हैं। उम्र भी बढ़ रही है, जिम्मेदारियां भी वही हैं और जिंदगी का बोझ सिर्फ उनके कंधों पर ही रहता है। यह सोचकर विवान को अचानक बहुत भारीपन महसूस हुआ। उसी समय एक हल्की टिक जैसी आवाज हुई और पूरे घर की बत्तियां एक साथ बंद हो गईं। पूरा घर तुरंत अंधेरे में डूब गया। बरेली में अचानक बिजली जाना कोई नई बात नहीं थी।
लेकिन ऐसी ठंडी रात में यह अंधेरा और भी गहरा महसूस होता है। विवान ने रजाई हटाई और कमरे से बाहर निकला। बाहर आते ही वह अंधेरे में रुक गया, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। घर की हर ईंट, हर दीवार जैसे रात में घुल गई थी। सावित्री रसोई से लालटेन निकालकर जला रही थी। लालटेन की छोटी सी लौ चमकी और धीरे धीरे रोशनी कमरे में फैलने लगी। उस हल्की पीली रोशनी में सब कुछ अलग लग रहा था। पुरानी दीवारें, चौकी, मेज, देवेंद्रा का थका हुआ चेहरा। लालटेन के प्रकाश ने घर को एक पुराने समय जैसा बना दिया था, जैसे ये घर किसी कहानी में बदल गया हो। देवेंद्रा चौकी पर बैठ गए। उनके सामने लालटेन रखी थी और रोशनी उनके चेहरे पर पड़कर उनकी थकान और साफ दिखा रही थी। विवान चुपचाप एक कोने में खड़ा होकर सब देख रहा था। उसने महसूस किया कि उसके पिता का चेहरा पहले जैसा नहीं रहा। आंखों के नीचे हल्की सूजन थी, हाथों में कमजोरी थी और खांसी समय समय पर निकल जाती थी। फिर भी देवेंद्र यह दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि सब ठीक है, लेकिन विवान का मन कह रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। सावित्री ने देवेंद्र के सामने एक गुनगुने पानी का गिलास रख दिया। देवेंद्र ने सिर हिलाकर इशारे में धन्यवाद किया, पर कुछ बोले नहीं। उनकी चुप्पी में वह सब छुपा था जो वे कभी शब्दों में कह नहीं पाए। विवान लालटेन की हल्की रोशनी में घर की दीवारों को देखने लगा। दीवारों पर पुराने कैलेंडर टंगे थे, खिड़कियों पर धूल थी और पर्दे ठंडी हवा में हल्के हल्के हिल रहे थे। यह घर कभी कितना जीवंत हुआ करता था। बचपन में वह और उसके दोस्त यहां भागते, खेलते, शोर मचाते। आज वही घर एकदम शांत था, जैसे किसी ने उसकी आवाजें छीन ली हों। विवान धीरे धीरे बरामदे की ओर गया। बाहर कोहरा और भी गहरा था। दूर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। वह वहां खड़े होकर सोचने लगा कि कैसे समय इस घर से सारी हलचल ले गया। पहले सवित्री पूरे घर में गुनगुनाती रहती थी। देवेंद्र अखबार के पन्ने पलटते रहते थे और विवान खुद अपनी दुनिया में खोया रहता था। पर घर में हमेशा आवाजें रहती थीं। अब आवाजें सिर्फ हवा की थीं। विवान वापस अंदर आया। देवेंद्र चौकी पर बैठे हुए अपने पैरों को रगड़ रहे थे ताकि थोड़ी गर्माहट मिल सके। सावित्री ने रसोई से एक और कंबल लाकर देवेंद्र के कंधों पर रख दिया। देवेंद्र ने हल्की सी मुस्कान दी, जैसे वह यह दिखाना चाह रहे हों कि वह ठीक है। लेकिन सावित्री की आंखें बता रही थीं कि वह पिता की परेशानी को समझ रही थी। विवान ने लालटेन के पास जाकर अपने हाथों को गर्म किया। हवा इतनी ठंडी थी कि लालटेन की गर्मी भी ज्यादा असर नहीं कर रही थी। घर में अंधेरा, ठंड और खामोशी मिलकर एक अलग ही माहौल बना रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हर चीज इस परिवार की दूरी को उजागर कर रही हो। कुछ देर बाद देवेंद्र ने गहरी खांसी ली। खांसी की आवाज पूरे घर में गूंज गई। विवान का दिल हल्का सा बैठ गया। उसने धीरे से बरामदे की ओर देखा और फिर देवेंद्र की ओर। कहीं भी यह नहीं दिख रहा था कि वह ठीक है। सावित्री तुरंत पानी लेकर आई और उन्हें दिया। देवेंद्र ने पानी पिया, लेकिन खांसी अभी भी पूरी तरह नहीं थमी। विवान सोचने लगा कि यह सब वह पहले क्यों नहीं देख पाया। वह अपने काम और शहर की जिंदगी में इतना उलझ गया था कि उसने अपने पिता की बढ़ती उम्र और उनकी मुसीबतों पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। यह सोचकर विवान को एक गहरी शर्म महसूस हुई। उसे लगा जैसे उसने बहुत देर कर दी है। लालटेन की रोशनी दीवारों पर परछाइयां बना रही थी। देवेंद्र की परछाई बड़ी और कमजोर दिख रही थी। विवान को लगा कि यह परछाई उसकी बचपन की यादों से बिल्कुल अलग है। पहले देवेंद्र की परछाई बड़ी, मजबूत और निर्धारक लगती थी। आज वही परछाई थकी हुई और कमजोर दिख रही थी।
विवान रसोई के दरवाजे के पास खड़ा होकर सावित्री को देखता रहा। वह चुपचाप बर्तन साफ कर रही थी। उनकी थकान भी छुपी नहीं थी। वह हर साल इस घर में अकेले ही सब संभालती थी। विवान को अचानक महसूस हुआ कि उसके माँ बाप कितने समय से बस एक दूसरे और इस घर के सहारे जी रहे थे, लेकिन जिस चीज की उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी वह शायद विवान था। रात के लगभग 1:30 बज चुके थे। बत्तियां अभी भी नहीं आई थीं। घर में सिर्फ लालटेन जल रही थी। देवेंद्र अब कुछ थके हुए से लग रहे थे। उन्होंने चौकी पर लेटने की कोशिश की। सावित्री ने कंबल ठीक से उड़ा दिया। विवान कुछ कदम आगे बढ़ा, जैसे वह मदद करना चाहता हो, लेकिन फिर रुक गया। शायद वर्षों की दूरी उसे रोक रही थी। विवान ने अपनी जगह पर खड़े खड़े धीरे से देखा कि देवेंद्र लेटे हुए छत की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। शायद दर्द, शायद थकान, शायद समय का एहसास। विवान को लगा कि पिता बस लेटे हुए नहीं हैं, वे कुछ सोच रहे हैं। शायद ऐसे सवाल जो वह किसी से नहीं पूछ सकते। पूरा घर बिल्कुल शांत हो चुका था। बाहर कोहरा और भी घना हो गया था। हवा अब घर के दरवाजों की दरारों से अंदर आ रही थी। विवान ने एक गहरी सांस ली और फिर अपने कमरे में वापस चला गया। कमरे में अंधेरा था, बस लालटेन की हल्की रोशनी बाहर से अंदर आ रही थी। विवान बिस्तर पर बैठ गया। उसे महसूस हो रहा था कि यह रात बाकी रातों जैसी नहीं है। इस रात में ठंड के साथ साथ कई अनकही बातें तैर रही थीं। कुछ बातें जो कभी कही नहीं गईं, कुछ भावनाएं जो कभी सामने नहीं आईं। वह सोच रहा था कि क्या यह ठंड सिर्फ मौसम की है या दिलों में भी कोई ठंड जम गई है। बरेली की इस सर्द रात में विवान को यह एहसास होने लगा था कि कई सालों की दूरी आज उसके सामने खड़ी है और शायद यह रात उसे किसी नए मोड़ पर ले जाने वाली है। उस मोड़ का रास्ता बस अभी खुलना बाकी था। बरेली की ये सर्द रात धीरे धीरे जैसे किसी मोड़ की ओर बढ़ रही थी। हवा और ठंडी हो चुकी थी। घर की दीवारों की दरारों से हवा अंदर आ रही थी, जिससे कमरा और भी ठंडा महसूस हो रहा था। विवान ने रजाई अपने कंधों पर ठीक से खींच ली, लेकिन उसका मन बिल्कुल शांत नहीं था। करीब 2 बजे होंगे कि अचानक दरवाजे पर तेज जल्दी जल्दी खटखटाने की आवाज हुई। आवाज इतनी अचानक थी कि देवेंद्र थोड़ा चौंक गए। विवान ने तुरंत रजाई हटाई और कमरे से बाहर आया। सावित्री भी रसोई से तेजी से निकली। देवेंद्र उठकर बैठ गए और कान उधर लगा दिए। दरवाजे पर कोई बच्चे जैसा खटखटा रहा था, बिना रुके, जैसे बहुत डर हो। विवान बरामदे की ओर बढ़ा। दरवाजा खोलते ही सामने कोहरे से भरी गली दिखी और उसी कोहरे के बीच गुड़िया खड़ी थी, मोहल्ले की छोटी बच्ची। उसके बाल हवा से बिखरे हुए थे, आंखों में घबराहट थी और वह ठंड से कांप रही थी। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। गुड़िया जल्दी जल्दी कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। उसकी आवाज कांप रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह इतना डरी हुई है कि ठीक से बोल भी नहीं पा रही। वह बता रही थी कि उसकी दादी अचानक गिर गई हैं। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। घर में कोई बड़ा नहीं था। उसका पिता शहर से बाहर गया हुआ था, माँ कहीं रात की ड्यूटी पर थीं और घर में बस बूढ़ी दादी ही थीं। गुड़िया ने बस इतना देखा कि दादी गिरकर जमीन पर पड़ी थीं और उनकी सांसें ठीक से चल नहीं रही थीं। यह सुनते ही देवेंद्र बिना कोई देर किए उठ खड़े हुए। उनकी उम्र चाहे जो हो, लेकिन जैसे ही किसी मदद की बात आती, देवेंद्र हमेशा सबसे आगे रहते थे। सावित्री ने उन्हें रोकने की कोशिश की, कहा कि रात बहुत ठंडी है, कोहरा बहुत है, लेकिन देवेंद्र पहले ही कंबल कसकर ओढ़ चुके थे और दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे। विवान ने अपने पिता को तेजी से आगे बढ़ते देखा।
उसे यह देखकर हैरानी हुई कि इतना ठंड और कमजोरी होने के बावजूद भी देवेंद्रा ने बिना सोच विचार किए खुद को तैयार कर लिया। गुड़िया आगे आगे भाग रही थी। देवेंद्रा उसके पीछे तेजी से चल पड़े और विवान भी बिना कुछ सोचे उनके पीछे हो लिया। बरेली की उस रात में तीनों के कदमों की आवाज सुनसान गली में गूंज रही थी। गली बहुत ठंडी थी, हवा तेज थी, कोहरा इतना ज्यादा था कि कुछ कदम आगे तक भी रास्ता साफ नहीं दिख रहा था। विवान ने महसूस किया कि इतनी देर रात बाहर निकलना कितना मुश्किल है, लेकिन देवेंद्रा बिना किसी डर के आगे बढ़ रहे थे, जैसे उनकी जिम्मेदारी ही उन्हें खींचकर ले जा रही हो। गुड़िया का घर ज्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी गलियों वाली बस्ती में था, जहां घर एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए थे। वहां की सड़कें संकरी और कोहरे से भरी थीं। जब वे गुड़िया के घर पहुंचे तो घर अंदर से एकदम अंधेरा था। देवेंद्र ने बिना समय गंवाए घर के अंदर कदम रखा। कमरे में बस एक छोटी सी मोमबत्ती जल रही थी। गुड़िया की दादी जमीन पर पड़ी थी और उनके चेहरे पर तकलीफ साफ दिख रही थी। उनकी सांसें तेज चल रही थीं, जैसे हर सांस भरना उनके लिए बोझ बन गया हो। देवेंद्रा ने झट से उनके पास जाकर उनकी नब्ज महसूस की। उन्होंने धीरे से दादी के सिर को उठाकर तकिए पर रखा और कंबल ओढ़ा दिया। सावित्री तो आई नहीं थी, लेकिन देवेंद्रा को यह सब काम जैसे आदत से याद था। पड़ोसियों के हर बड़े छोटे मामले में वह हमेशा मदद करते थे। विवान कमरे के कोने में खड़ा यह सब देख रहा था। वह पहली बार अपने पिता को इतने शांत और समझदारी से किसी की जान बचाने की कोशिश करते देख रहा था। देवेंद्रा ने बिना घबराहट के दादी के पैर दबाए, पानी पिलाया और धीरे धीरे उन्हें बैठने में मदद की। उनकी सांसें कुछ स्थिर होने लगीं। विवान को महसूस हुआ कि देवेंद्रा का इस मोहल्ले में कितना सम्मान है। शायद हर घर में वह ऐसे ही मदद करते होंगे। यही वजह है कि सब उन्हें देवेंद्रा जी कहकर सम्मान से बुलाते हैं। उनके होने से कई लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। धीरे धीरे दादी की हालत थोड़ी सुधरने लगी। गुड़िया की आंखों में धीरे धीरे थोड़ी राहत आई। वह अब उतनी डरी हुई नहीं दिख रही थी। देवेंद्रा ने सुनिश्चित किया कि दादी को कंबल ठीक से लगा हो, ठंड उनकी सांसों पर असर न करे। लेकिन इसी दौरान देवेंद्रा की अपनी खांसी तेज हो गई। वह खुद थोड़ी देर के लिए सांस लेने में तकलीफ महसूस करने लगे। ठंडी हवा ने उनके फेफड़ों पर असर किया था। विवान तुरंत उनके पास गया और उन्हें सहारा दिया। यह शायद पहली बार था जब विवान ने इस तरह से अपने पिता को थामने की कोशिश की। देवेंद्र ने हाथ हिलाकर इशारे में कहा कि वह ठीक है, लेकिन विवान को समझ आ गया था कि वह ठीक नहीं है। इस सर्द रात में उन पर इस तरह मदद का बोझ पड़ना आसान नहीं था। कुछ पड़ोसी भी जाग गए थे और दरवाजे पर खड़े थे। वे देवेंद्रा को देखकर धीरे से अपने सिर झुका रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि अगर देवेंद्रा समय पर नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। उनके चेहरे के भावों से यह साफ था कि वे देवेंद्रा पर भरोसा करते हैं, उन्हें अपने परिवार का हिस्सा जैसा मानते हैं। विवान इन सब को देख रहा था। उसे यह एहसास हो रहा था कि उसके पिता वह साधारण आदमी नहीं थे जिन्हें वह सालों में समझ नहीं पाया। उसके पिता के भीतर एक चुपचाप चलने वाली ताकत थी, जिम्मेदारी, नेकी और लोगों के लिए हमेशा तैयार रहने की आदत। यह सब विवान को अचानक बहुत भारी लगा, क्योंकि वह खुद अपने पिता के लिए कभी इस तरह खड़ा नहीं रह पाया। जब दादी की सांसें थोड़ी स्थिर हो गईं, देवेंद्रा ने उन्हें आराम से लेटने दिया। गुड़िया को भी शांत किया और बताया कि सब ठीक हो जाएगा। बिना बोले, सिर्फ हाथों के इशारों से और अपने व्यवहार से। गुड़िया ने धीरे से सिर हिलाया और देवेंद्रा के पैर पकड़कर उनका आभार जताया। यह दृश्य विवान के दिल में उतरता चला गया। अब घर लौटने का समय था, लेकिन ठंड बढ़ चुकी थी।
देवेंद्रा के चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। विवान ने उनके कंधों पर हाथ रखा और धीरे धीरे उन्हें गली से बाहर लाने लगा। देवेंद्रा इस बार विरोध नहीं कर पाए। शायद ठंड ने उन्हें बहुत कमजोर कर दिया था। बरेली की गलियां अब और भी शांत थीं। सिर्फ 3 लोगों की परछाइयां उस कोहरे में लंबी लंबी खिंच रही थीं। एक बच्ची, एक थका हुआ पिता और एक बेटा जो पहली बार अपने पिता को किसी अलग नजर से देख रहा था। विवान को महसूस हो रहा था कि आज की रात सिर्फ मोहल्ले के लिए नहीं, उसके अपने घर के लिए भी कुछ बदलने वाली है। यह रात जैसे किसी नए अध्याय का दरवाजा खोल रही थी। सर्द हवा चेहरे पर लग रही थी, पर विवान को पहली बार लगा कि उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट जाग रही है। शायद ये वही गर्माहट थी जो कई सालों से गायब थी और अब धीरे धीरे लौट रही थी। घर दिखाई देने लगा था। दरवाजे के पास लगी पीली रोशनी कोहरे में धुंधली चमक रही थी, लेकिन आज उस धुंध में भी विवान को अपने पिता की परछाई पहले से कहीं ज्यादा साफ दिख रही थी। बरेली की उस घनी सर्द रात में जब विवान, देवेंद्रा और गुड़िया अपने अपने घरों की ओर लौट रहे थे, हवा पहले से भी ज्यादा ठंडी हो चुकी थी। गली में अंधेरा इतना था कि बस तीनों के कदमों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। विवान अपने पिता के साथ चलते हुए उन्हें पहली बार किसी अलग तरह से महसूस कर रहा था, जैसे वह अपने पिता को पहली बार ठीक से समझने लगा हो। देवेंद्रा के कदम धीमे पड़ गए थे। उनके चेहरे की थकान अब साफ दिखाई दे रही थी। ठंडी हवा ने उनकी सांसों पर भी असर डाल दिया था। विवान ने ध्यान दिया कि देवेंद्रा हर कुछ कदम पर अपनी सांस को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे उन्हें गहरी सांस लेने में मुश्किल हो रही हो, पर फिर भी उन्होंने कहीं शिकायत नहीं की। विवान को यह देखकर अजीब सा महसूस हुआ। उसे लगा कि वह यहां सिर्फ अपनी मां पिता का हाल जानने आया था, लेकिन इस रात ने उसकी सोच को कुछ और ही दिशा दे दी। देवेंद्रा की हालत देखकर विवान के मन में एक बेचैनी पैदा हुई, जिसका मतलब था कि वह अब अपने पिता को सिर्फ एक सख्त आदमी की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह देख रहा था, जिसे चोट लगती है, थकान होती है और जिसे किसी की जरूरत भी है। घर अभी थोड़ी ही दूरी पर था। देवेंद्रा ने बरामदे की ओर देखते हुए हल्का सा रुककर दीवार का सहारा लिया। ऐसा लग रहा था जैसे उनका शरीर इस ठंड में कुछ देर का आराम मांग रहा हो। सावित्री, जो घर पर ही थीं, ने बाहर आवाज सुनकर दरवाजा खोल दिया। उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। देवेंद्रा को इस हालत में देखकर सावित्री तुरंत उनकी ओर बढ़ी। उन्होंने देवेंद्रा के कंधों पर हाथ रखा और उन्हें अंदर ले जाने लगी। विवान ने भी अपने पिता के दूसरी तरफ से संभाला। यह दूसरी बार था आज की रात में जब विवान ने अपने पिता को सहारा दिया था। देवेंद्रा ने हल्का सा सिर नीचे किया, जैसे उन्हें यह स्वीकार करने में शर्म आ रही हो कि उन्हें मदद की जरूरत है। घर के अंदर आते ही कोहरा थोड़ा सा पीछे रह गया, लेकिन हवा की ठंडक कमरे में घुली हुई थी। विवान ने महसूस किया कि इस घर में जितनी ठंड बाहर से आ रही थी, उतनी ही ठंड रिश्तों के बीच भी बसी हुई थी। लेकिन आज की रात में कुछ पिघल रहा था, कुछ बहुत महीनों से जमा हुआ। देवेंद्रा चौकी पर बैठ गए। सावित्री ने तुरंत चाय बनाने के लिए पानी चढ़ा दिया। उनकी चाल तेज थी, जैसे उन्हें पता था कि देवेंद्रा की हालत और ठंड में बिगड़ सकती है। विवान पास में ही खड़ा था और देख रहा था कि कैसे उसकी मां अकेले ही सब संभाल रही थी। उनके चेहरे पर थकान भी थी, लेकिन वह उसे दिखा नहीं रही थी। विवान को यह सोचकर झटका सा लगा कि उसकी मां पिता शायद इसी तरह हर दिन जीते होंगे, सर्दियों में, गर्मियों में, हर मौसम में एक दूसरे का सहारा बनकर। उधर देवेंद्रा के हाथ अभी भी कांप रहे थे। उन्होंने अपना कंबल कसकर लपेटा, लेकिन इस बार विवान ने बिना सोचे अपने हाथों से कंबल ठीक किया। ध्यान से,
धीरे से, जैसे वह पहली बार पिता की देखभाल कर रहा हो। देवेंद्र ने विवान की ओर देखा। उस नजर में एक हल्की सी आश्चर्य की परछाई थी और साथ में एक नमी, जिसे उन्होंने छिपाने की कोशिश की। विवान की सोच बदल रही थी। वह महसूस कर रहा था कि जिंदगी की रफ्तार ने उसे इस घर से कितना दूर कर दिया है। वह अपने काम में, अपनी जिम्मेदारियों में इतना उलझा रहा कि उसे पता ही नहीं चला कि उसके पिता कब बूढ़े हो गए, कब उनकी चाल धीमी पड़ गई, कब उनकी खांसी बढ़ गई, कब एक बच्चे जैसी मदद की उन्हें जरूरत पड़ने लगी। जिंदगी इतनी तेजी से बदल गई कि विवान पीछे मुड़कर देख भी न पाया। देवेंद्र की खांसी फिर बढ़ गई। विवान तुरंत रसोई की ओर गया और सावित्री को मदद की पेशकश की। सावित्री ने एक पल को उसे देखा। उनकी आंखों में आश्चर्य और खुशी दोनों थे। वह जानती थीं कि विवान पहले कभी इन कामों में हाथ नहीं बंटाता था, लेकिन आज वह बिना बोले मां का बोझ हल्का करने की कोशिश कर रहा था। विवान ने उन्हें चाय के गिलास पकड़ाए, कंबल को हल्के से झटकार कर देवेंद्रा के पैरों पर फैलाया और फिर वापस बैठ गया। देवेंद्रा ने अपनी खांसी पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन उनकी सांसें अभी भी भारी थीं। विवान ने अपने पिता को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में एक गहरा दुख था। दुख इस बात का कि उसने इतने साल अपने पिता को मुश्किलों में अकेला छोड़ दिया। उसे यह भी लग रहा था कि वह अपने पिता का एक हिस्सा कभी समझ ही नहीं पाया। देवेंद्र के जीवन की मुश्किलों, उनकी त्याग की आदत, उनकी दुनिया, ये सब बातें विवान के सामने जैसे पहली बार खुल रही थीं। हवा की ठंड कमरे में फैलती जा रही थी। सावित्री ने दरवाजे के पास पर्दा ठीक किया ताकि हवा कम आए। उन्होंने लालटेन की लौ बढ़ाई ताकि कमरा थोड़ा गर्म महसूस हो। देवेंद्र पायताने की तरफ लेटकर सीलिंग की ओर देख रहे थे। विवान को लगा कि पिता कुछ सोच रहे हैं। शायद बहुत सारी बातें, बहुत सारे फैसले, बहुत सारी तकलीफें जो उन्होंने कभी किसी से नहीं साझा की। विवान ने अपने मन में सोचा कि क्या देवेंद्र ने कभी किसी से अपने डर की बात की होगी? क्या उन्होंने कभी किसी को बताया होगा कि उम्र बढ़ रही है, कि असल में उन्हें कितनी कठिनाई होती है काम में, घर में, ठंड में? शायद नहीं। शायद ये वही बात थी जो विवान को समझ नहीं आई थी कि पिता हमेशा परिवार के लिए खुद को भूल जाते हैं। कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा रहा। सावित्री दरवाजे के पास बैठकर देवेंद्र को देख रही थी। विवान अपने हाथों को रगड़कर गर्म कर रहा था। लालटेन की रोशनी उन सभी के चेहरों पर पड़ रही थी और उनके बीच की दूरी को धीरे धीरे मिटा रही थी। विवान ने अपने पिता को देखा और मन ही मन एक फैसला किया कि वह अब उनकी जिंदगी से ऐसे गायब नहीं रहेगा। वह बरेली और इस घर के साथ फिर से जुड़ने की कोशिश करेगा। वह समझ रहा था कि काम कितना भी जरूरी हो, परिवार के बिना इंसान का जीवन अधूरा रहता है। देवेंद्र ने एक लंबी सांस ली और अपने दोनों हाथों को कंबल के अंदर ले जाकर गर्म करने की कोशिश की। उनका शरीर थका हुआ था, लेकिन उनकी आंखों में एक हल्की शांति आ गई थी, जैसे आज की रात उन्हें अकेलापन कम महसूस हो रहा हो। विवान थोड़ी देर बाद बरामदे में गया। बाहर अंधेरा और गहरा हो चुका था। कोहरा अब दरवाजे के बाहर फर्श तक फैल चुका था। सड़क के लैंप पोस्ट से आती हल्की पीली रोशनी कोहरे में तैर रही थी। हवा इतनी ठंडी थी कि विवान को लगा जैसे वह उसके चेहरे को काट रही हो। लेकिन आज इस ठंड में भी विवान को थोड़ी गर्माहट महसूस हो रही थी। वह गर्माहट जो रिश्तों के जुड़ने से आती है। वह कुछ देर बरामदे में खड़ा रहा और फिर अंदर लौट आया। देवेंद्र अब थोड़े आराम से लेटे थे। सावित्री उनकी चौकी के पास बैठी थी। विवान ने महसूस किया कि यह छोटा सा घर, जिसकी दीवारें पुरानी हैं, फर्श ठंडा है और हवा तेज है, फिर भी इस घर में एक ऐसी गर्माहट है
जो किसी बड़े शहर में उसे कभी नहीं मिली। विवान ने अपने मन में ये महसूस किया कि कोई भी रिश्ता एक दिन में नहीं बनता और न ही एक दिन में टूटता है। लेकिन आज की रात में उसने देखा कि छोटे छोटे कामों से, छोटी छोटी देखभाल से बड़े बदलाव आए जा सकते हैं। देवेंद्रा धीरे धीरे सोने लगे। सावित्री उठकर रसोई में चली गई। विवान चौकी के पास बैठा रहा, जैसे वह आज किसी भी कीमत पर अपने पिता को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। रात और लंबी हो रही थी, हवा और ठंडी हो रही थी, लेकिन विवान के दिल की ठंड जैसे घुलने लगी थी। बरेली की इस रात ने विवान को दिखा दिया था कि उसके पिता सिर्फ एक सख्त आदमी नहीं है, वह एक पूरा संसार है जिसे समझना अब उसकी जिम्मेदारी है। बरेली की उस बहुत ठंडी रात में जब देवेंद्रा, विवान और सावित्री घर लौटकर अंदर आए, हवा बाहर पहले से भी ज्यादा तेज चल रही थी। दरवाजा बंद करते ही जैसे बाहर की सर्दी और अंदर की शांत गर्म हवा के बीच एक पतली सी दीवार खड़ी हो गई। यह दीवार न सिर्फ मौसम को अलग कर रही थी, बल्कि धीरे धीरे रिश्तों में जमा हुई ठंड को भी पिघलाने की कोशिश कर रही थी। देवेंद्र बहुत थक चुके थे। उनका चेहरा हल्का पीला लग रहा था। उनकी सांसें गहरी हो रही थीं, जैसे ठंडी हवा उनके फेफड़ों में भारीपन भर चुकी हो। वह धीमे कदमों से अंदर आए और बरामदे की चौकी पर बैठ गए। उनकी उंगलियां अभी भी कांप रही थीं, लेकिन वह इसे छुपा रहे थे, जैसे हमेशा करते आए थे। सावित्री तुरंत रसोई में गईं और चूल्हे पर पानी गर्म करने लगी। उन्होंने बिना बोले ही अपने हाथों की गति बढ़ा दी। उन्हें पता था कि देवेंद्रा की हालत खराब हो रही है, पर वह कभी जताते नहीं थे, इसलिए सावित्री ही हमेशा उनकी जरूरतें समझ जाती थीं, बिना किसी शब्द के। विवन चौकी के पास खड़ा था और अपने पिता को देख रहा था। उसके मन में कई तरह के भाव एक साथ उठ रहे थे, चिंता, अपराध बोध, प्यार और एक नई समझ। उसने पहली बार महसूस किया कि देवेंद्रा की उम्र उन पर भारी पड़ने लगी है। ये वही आदमी था जो कभी पूरे परिवार का सहारा था। अब उनकी आंखों में थकान और शरीर में कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी। रसोई से आती चाय की खुशबू कमरे में फैल रही थी। सावित्री चाय लेकर आई और देवेंद्रा के सामने रख दी। देवेंद्रा ने धीरे से कप उठाया और होठों के पास ले गए। चाय की गर्म भाप उनके चेहरे पर पड़ी, जिससे उनकी आंखें थोड़ी आराम महसूस करने लगीं। विवान चौकी के पास एक स्टूल खींचकर बैठ गया। उसके हाथ ठंड से अकड़ गए थे, इसलिए उसने रजाई अपने कंधों पर कस ली। देवेंद्रा चाय पीते पीते फिर खांसने लगे। खांसी इस बार गहरी थी। विवान यह सुनकर एकदम सतर्क हो गया। सावित्री भी घबरा गई और पानी का गिलास आगे किया। देवेंद्र ने इशारे से कहा कि वे ठीक हैं, लेकिन उनके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। विवान ने पहली बार बिना झिझक अपने पिता के कंधे पर हाथ रखा। यह स्पर्श छोटा था, लेकिन उसके पीछे छुपी भावना बहुत बड़ी थी। देवेंद्रा ने हल्का सा सिर घुमाकर उसे देखा। उस नजर में चौंकना भी था, अपनापन भी, और एक हल्की सी राहत भी, जैसे उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बेटा आज इस तरह उनका साथ दे रहा है। सावित्री ने इस दृश्य को दूर से देखा और उनकी आंखों में एक हल्की सी चमक आ गई। यह चमक राहत की थी, खुशी की थी, और शायद यह एहसास कि आज रात घर में कुछ सच में बदल रहा है। विवान ने देवेंद्रा के पैरों पर पड़ी कंबल को ठीक किया। उसने पहली बार समझा कि उसके पिता की उंगलियां क्यों कांप रही थीं। देवेंद्रा ने यह सब इतने समय से अकेले झेला था, कभी किसी से शिकायत नहीं की। सावित्री ने हमेशा अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन वह भी आखिर इंसान थी। ऐसे समय में विवान का ना होना कहीं न कहीं दोनों के लिए मुश्किल था। चाय खत्म करने के बाद देवेंद्रा ने चौकी पर लेटने की कोशिश की। सावित्री ने उनके सिर के नीचे छोटा तकिया रखा
और कंबल ठीक से ओढ़ा दिया। विवान ने भी उस कंबल को अपने हाथों से हल्का सा खींचकर देवेंद्रा के कंधों तक पहुंचाया। लालटेन की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। उनकी आंखें भारी हो चुकी थीं। विवान ने देखा कि देवेंद्रा ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि वह सो रहे हैं। शायद वह कुछ सोच रहे थे, कुछ बहुत गहरी बातें जिन्हें वह कभी कह नहीं पाए। सावित्री रसोई में चली गई। विवान चौकी के पास बैठा रहा। यह वही चौकी थी जिस पर देवेंद्रा उसकी स्कूल की कॉपियां चेक किया करते थे। बचपन में विवान यही चौकी पकड़कर खड़ा होकर टॉफी मांगता था। आज उसी चौकी पर उसके पिता कमजोर पड़े थे और वह खुद उन्हें संभाल रहा था। कमरा बहुत शांत था। सिर्फ हवा की हल्की आवाज और घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। विवान के लिए यह चुप्पी पुरानी थी, लेकिन आज यह चुप्पी अलग महसूस हो रही थी। इसमें प्यार भी था, दर्द भी था और एक तरह की समझ भी। कुछ देर बाद सावित्री वापस आई। उन्होंने विवान के पास आकर कहा कि वह थोड़ा आराम कर ले, लेकिन विवान ने सिर हिलाया। वह चाहता था कि उसके पिता की सांसें पूरी तरह शांत हो जाएं। वह उठना ही नहीं चाहता था। देवेंद्र की सांसें थोड़ी नियमित हो रही थीं। उनकी खांसी भी कम होती जा रही थी। शायद चाय ने असर किया था, शायद घर की गर्माहट ने, शायद बेटे के पास होने से दिल को ज्यादा सुकून मिला था। विवान थोड़ी देर तक उन्हें देखते रहा, फिर धीरे से चौकी के पास जमीन पर बैठ गया। उसने चौकी की लकड़ी को टेका और अपने हाथों को रगड़कर गर्म करने लगा। यह वही विवान था जो कभी अपने पिता के पास बैठना छोड़ चुका था। आज वह पूरी रात उनके पास बैठने के लिए तैयार था। लालटेन की रोशनी से दीवारों पर हल्की परछाइयां बन रही थीं। सावित्री ने बाहर जाकर दरवाजे का ताला ठीक से लगा दिया। घर अब पूरी तरह से बंद था, जैसे ठंडी हवा को भी अंदर आने की इजाजत नहीं थी। विवान ने लालटेन को थोड़ा अपनी ओर खींचा। उसका चेहरा उस पीली रोशनी में एकदम शांत लग रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि वह अपने पिता को किसी नए नजरिए से देख रहा है। पहले वह अपने पिता को सिर्फ एक सख्त आदमी मानता था, जिसकी दुनिया हमेशा अनुशासन और जिम्मेदारी से भरी थी। लेकिन आज उसे लग रहा था कि इस सख्ती के पीछे कितना सारा प्यार छुपा हुआ था, और विवान ने कभी उसे ठीक से देखा ही नहीं। देवेंद्रा धीरे धीरे सोने लगे थे। उनकी सांसें अब हल्की और स्थिर हो चुकी थीं। सावित्री ने 2 कंबल से उन्हें ढक दिया। विवान ने नजरें देवेंद्रा से हटाकर अपनी मां की तरफ उठाईं। उनकी आंखों में थकान थी, पर साथ ही यह संतोष भी था कि आज उनका परिवार एक दूसरे के करीब आ रहा था। कुछ देर बाद सावित्री ने विवान के कंधे पर हाथ रखा, जैसे कह रही हो कि वह अब सो जाए। लेकिन विवान अब भी उनके पास बैठा रहा। वह नहीं चाहता था कि उसके पिता फिर से जागें और अकेलापन महसूस करें। रात और गहरा रही थी। हवा की सर्दी और बढ़ चुकी थी, लेकिन कमरे में एक अलग तरह की गर्माहट फैल गई थी। वह गर्माहट जो बेटा, मां और पिता के एक ही कमरे में होने से आती है। विवान ने सोचा कि कितनी छोटी छोटी बातें इंसान को बदल देती हैं। आज की रात ने उसे उसकी जिम्मेदारियों का नया मतलब समझा दिया था। वह अब अपने माता पिता को अकेला नहीं छोड़ सकता था। उसका दिल धीरे धीरे किसी नए फैसले की ओर जा रहा था। देवेंद्रा अब गहरी नींद में थे। सावित्री ने धीरे से रसोई का दरवाजा बंद किया। विवान उठा और चौकी के पास जाकर कंबल एक बार फिर ठीक किया। देवेंद्रा के माथे पर उसकी उंगलियां जरा सी छू गईं। यह छुआ नर्म थी, लेकिन उसमें एक वादा छुपा था कि अब वह अपने पिता का साथ नहीं छोड़ेगा। बरेली की ठंडी रात अब आधी बीत चुकी थी। कोहरा बाहर अभी भी घना था,
लेकिन घर के अंदर रिश्तों की ठंड कम हो चुकी थी। आज की रात ने विवान को एहसास करा दिया था कि परिवार की गर्माहट किसी भी सर्दी को मात दे सकती है। यह वही पल था जब विवान के भीतर एक नई जिंदगी शुरू हो रही थी। बरेली की सर्द रात अब अपनी आखिरी सीमाओं पर खड़ी थी। बाहर कोहरा अभी भी गहरा था, लेकिन हवा की तीखी ठंड पहले की तरह काटने वाली नहीं लग रही थी। जैसे रात खुद थक चुकी हो और सुबह की हल्की गर्माहट को रास्ता देने की तैयारी कर रही हो। घर के अंदर शांति फैली थी। देवेंद्रा चौकी पर धीरे धीरे सांस लेते हुए सो रहे थे। उनकी सांसें पहले की तरह भारी नहीं थीं। शायद चाय का असर हुआ था। शायद बेटे का पास बैठना उनके दिल पर गर्माहट बनकर उतरा था। सावित्री दरवाजे के पास लेटी थीं, लेकिन उनकी नींद भी बहुत हल्की थी, जैसे किसी भी समय उठकर देवेंद्रा को देखने के लिए तैयार हों। विवान चौकी के पास बैठा था। उसके सामने लालटेन धीमी लौ में जल रही थी। उसकी रोशनी कमरे को पीला बना रही थी। दीवारों पर नींद सी परछाइयां थीं और कमरे में एक शांत, आसान सी हवा बह रही थी। विवान रात भर वहीं बैठा रहा। उसके लिए यह रात बहुत लंबी थी, पर जरूरी भी। पिछले कई सालों से उसके और उसके पिता के बीच जो दूरी थी, वह आज की रात उससे बात कर रही थी। ये वही दूरी थी जिसमें बहुत सारी चीजें छिपी थीं। अनकहे डर, अधूरी बातें, गलतफहमियां और शायद प्यार, जो कभी ठीक से दिख नहीं पाया। वह अपने पिता के चेहरे को देख रहा था। देवेंद्रा की आंखों के पास हल्की झुर्रियां थीं, माथे पर सीधी रेखाएं थीं, जो शायद जिम्मेदारियों और आयु दोनों की वजह से बनी थीं। विवान ने महसूस किया कि यह वही व्यक्ति था जिसने उसे अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। वही जिसने सर्दियों में सुबह सुबह खुद ठंड झेलकर उसे स्कूल तक पहुंचाया था। वही जिसने हमेशा उसे आगे बढ़ने के लिए कहा, चाहे खुद कितना भी पीछे क्यों न रहना पड़े। पर आज यह वही आदमी था जिसकी सांसों में कमजोरी थी, जिसकी उंगलियां कांप रही थीं, जिसे शायद किसी की जरूरत थी। और विवान को यह बात दिल के भीतर कहीं चोट कर रही थी। सावित्री उठी और देवेंद्रा के पास आकर बैठ गईं। उन्होंने उनके सिर पर हाथ फेरा और धीरे से कंबल को ठीक किया। उनका स्पर्श बहुत हल्का था, पर उसमें बहुत सारा अपनापन था। फिर उन्होंने विवान की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक उम्मीद थी, जैसे वह चाह रही हों कि पिता पुत्र एक दूसरे के करीब ऐसे ही बने रहें। विवान ने सिर झुकाकर स्वीकार किया। यह स्वीकार करना शब्दों में नहीं था, पर उनकी आंखों में साफ दिख रहा था। रात धीरे धीरे बीतती गई। घड़ी ने लगभग 3:30 बजाए। विवान ने कंबल खींचकर अपने कंधों पर डाला और कुछ देर के लिए चारपाई के पास ही फर्श पर लेट गया। कमरे की ठंड उसके पैरों को छू रही थी, लेकिन उसे बुरा नहीं लग रहा था। उसे लगता था कि वह सही जगह पर है, वहीं जहां आज उसे होना चाहिए था। कुछ देर बाद देवेंद्रा हल्का सा हिले। उनकी आंखें धीरे धीरे खुलीं। उन्होंने रजाई हटाई और इधर उधर देखा। पहली नजर में उन्हें विवान और सावित्री दिखाई दिए। इस पल में उनके चेहरे पर जो भाव आया, वह शब्दों में नहीं बताया जा सकता। उसमें आराम भी था, सुकून भी था, और शायद ये एहसास भी कि वे अकेले नहीं हैं। विवान तुरंत उठकर बैठ गया। उसने देखा कि देवेंद्रा कुछ कहना चाह रहे थे, पर शब्द नहीं निकल रहे थे। वे बस विवान को देखते रहे, लंबे समय तक, चुपचाप। इस चुप्पी में एक बेहद गहरा अपनापन था। कुछ देर बाद देवेंद्रा उठकर बैठ गए। सावित्री ने उन्हें पानी दिया। देवेंद्रा ने गिलास पकड़ा, लेकिन उनकी उंगलियां थोड़ी कांप गईं। विवान ने तुरंत गिलास पकड़कर उन्हें स्थिर करने में मदद की।
देवेंद्रा ने गिलास पी लिया। यह छोटा सा पल भी जैसे रिश्ता जोड़ने का एक नया कदम था। सूरज उगने में अभी काफी वक्त था, लेकिन कमरे में हल्की सी नीली रोशनी आने लगी थी। कोहरे की वजह से ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन विवान को लग रहा था कि रात बदल चुकी है। जैसे हवा में कोई भारी चीज थी जो धीरे धीरे हट रही थी। विवान ने फैसला किया कि वह थोड़ी देर बाहर जाएगा। उसने दरवाजा खोला। बाहर का कोहरा अभी भी गाढ़ा था, लेकिन हवा पहले से कम ठंडी लग रही थी। सड़क पर हल्की नमी थी और दीवारों पर रात भर की ओस जमी थी। बरेली की सुबह हमेशा शांत होती हैं, पर आज की सुबह में एक अलग तरह की ताजगी थी। जैसे रात में कुछ टूट गया हो, कुछ ऐसा जो लंबे समय से जमा हुआ था। विवान ने गली की ओर देखा, वही जगह जहां कल रात वह अपने पिता के साथ दौड़ा था, वही सड़क जहां देवेंद्रा ने गुड़िया की दादी की मदद की थी। सब कुछ उतना ही शांत था, लेकिन विवान के मन में रात की आवाजें अब भी ताजा थीं। कुछ देर बाद वह वापस अंदर आया। देवेंद्रा चौकी पर बैठकर अपने कंधों पर कंबल ओढ़े हुए थे। सावित्री रसोई में चाय बना रही थी। उनकी हलचल की आवाज छोटे घर में एक अलग गर्माहट ला रही थी। विवान धीरे धीरे देवेंद्रा के पास बैठ गया। आज पहली बार देवेंद्रा ने अपनी नजरें झुकाकर नहीं, बल्कि सीधे विवान की तरफ उठाकर देखी। वह नजर बहुत भारी थी, लेकिन अच्छी भी। देवेंद्र ने धीरे से अपना हाथ विवान के हाथ के ऊपर रख दिया। यह स्पर्श छोटा था, लेकिन इसमें कहा हुआ सब कुछ था जो लंबे समय से कहा नहीं गया था। विवान का दिल भर आया। यह स्पर्श उसे बचपन की सर्दियों की याद दिला गया, उसी तरह जैसे देवेंद्रा उसका हाथ पकड़कर साइकिल पर बैठाते थे। वही हाथ आज भी उसे ताकत दे रहा था, बस उम्र ने उसे कमजोर कर दिया था। सविता चाय लेकर आई और तीनों के सामने रख दी। चाय की भाप उठ रही थी और घर के अंदर हल्की सी खुशबू फैल रही थी। यह वही साधारण चाय थी, पर इस सुबह इसका स्वाद बिल्कुल अलग लग रहा था। चाय पीते हुए तीनों एक दूसरे के करीब महसूस कर रहे थे। कोई बात नहीं कर रहा था, पर कमरे में हर चीज चुपचाप बातें कर रही थी, जैसे घर खुद खुश हो कि उसके लोग आज इतने करीब बैठे हैं। विवान ने चाय रखते हुए सोचा कि शायद यही वो पल है जिसका इंतजार सावित्री सालों से कर रही थी। शायद देवेंद्रा भी यही चाहते थे कि विवान वापस उनके करीब आए, और शायद विवान खुद भी यही चाहता था, बस वह खुद को समझ नहीं पाया था। चाय खत्म होने के बाद देवेंद्रा ने हल्का सा सिर पीछे टिकाया। वे अभी भी कमजोर थे, पर अब उनकी आंखों में रात वाली घबराहट नहीं थी। अब वहां सिर्फ शांति थी। विवान ने चारपाई की चादर ठीक की। सावित्री ने कमरे में रखा पर्दा खिड़की पर डालकर सुबह की ठंडी हवा को थोड़ा रोक दिया। घर में एक अलग सी गर्माहट थी, जो न चाय से आ रही थी न लालटेन से। यह गर्माहट रिश्तों की थी। धीरे धीरे सुबह की रोशनी बढ़ने लगी। बाहर की हवा अब इतनी नहीं चुभ रही थी। सूरज उगने की कोशिश कर रहा था। विवान ने खिड़की से बाहर देखा। आसमान हल्का नीला हो रहा था और कोहरे के पीछे से सूरज की एक कमजोर किरण झांक रही थी। विवान ने महसूस किया कि यह सुबह सिर्फ शहर की नहीं, उसके जीवन की भी एक नई शुरुआत है। देवेंद्रा ने उसकी ओर देखा। सावित्री ने भी मुस्कुराकर उसको देखा। इस छोटे से घर में बरेली की ठंड के बीच पहली बार विवन को लगा कि वह अपने सही स्थान पर है। यही वो घर था जिसने उसे बचपन में संभाला था, और अब वह समझ रहा था कि जिंदगी चाहे कहीं भी ले जाए, वापस लौटने की जगह यही होती है। इस सुबह में नाटकीय कुछ नहीं था। कोई बड़ी घटना नहीं, कोई तेज आवाज नहीं, बस एक हल्की सी धूप थी और एक सर्द रात का पिघलता हुआ बोझ।
विवान ने अपने पिता की ओर देखते हुए मन ही मन एक बात साफ कर ली। वह अब इस घर से दूर नहीं रहेगा। बरेली की उस सर्द रात में, जब ठंड गलियों में जम रही थी, रिश्तों की बर्फ टूट चुकी थी और विवान के दिल की ठंड भी आखिरकार पिघलने लगी थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मिस्ट्री बॉक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मिस्ट्री बॉक्स।